दोस्तों, अगर आप आजकल थोड़ा सा भी न्यूज़ फॉलो कर रहे हो ना, तो आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस की होगी। मिडल ईस्ट की सिचुएशन इस वक्त इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी है कि दिमाग घूम जाता है कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। एक दिन लगता है सब शांत हो गया और अगले ही दिन फिर से नए हमले शुरू। सो इस पूरे रीजन का असली सच क्या है? आज के इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में ना हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स इवेंट्स को बिल्कुल सिंपल और क्लियर तरीके से डिकोड करेंगे। तो चलिए इस जियोपॉलिटिकल मिस्ट्री को एक साथ सॉल्व करते हैं। जरा इस स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए। अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था, वी आर जस्ट गिविंग लव टैप्स, यानी बस प्यार से थपथपा रहे हैं। सुनने में कैसा लगता है? एकदम लाइट हार्टेड और कैजुअल, राइट? लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? यूएई के ऊपर लगातार ड्रोन्स और मिसाइल्स आसमान से गिर रहे हैं। एक तरफ ऑफिशियली लव टैप्स बोला जा रहा है और दूसरी तरफ एक्चुअल तबाही मची हुई है। इसे ही ना फॉग ऑफ वॉर कहते हैं। जो ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में दिखाया जाता है और जो सच में ग्राउंड पर हो रहा होता है, उसमें लिटरली जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आज हम क्या रोड मैप फॉलो करने वाले हैं? दोस्तों, हम स्टार्ट करेंगे इस सवाल से कि ये अचानक से सीज फायर है या नया वॉर। फिर हम समझेंगे द रियल गेम जो यूएई में चल रहा है। उसके बाद अमेरिका और ईरान के स्टैंड ऑफ को देखेंगे और फिर इजराइल के डिमांड्स पर बात करेंगे। और एंड में एक बहुत ही बड़ा सवाल, क्या हम एक कंटिन्यूस प्रॉक्सी वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं या कोई पीस डील आने वाली है? ओके, लेट्स डाइव राइट इन। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, सीज फायर या नया वॉर। ऑफिशियली हर जगह यही कहा जा रहा है कि भाई साहब एक इनडेफिनिट सीज फायर लागू हो चुका है। पर अगर सीज फायर है तो हमले क्यों नहीं रुक रहे? ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स आखिर शुरू कैसे हुई? देखो, इट्स काइंड लाइक अ डोमिनो इफेक्ट। सबसे पहले अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक नेवल ब्लॉकेड लगा दिया। वहां लगभग 500 शिप्स फंसी हुई थी, जिनको उन्होंने एस्कॉर्ट करके निकालना शुरू किया। अब जब ये एस्कॉर्ट मिशन चल रहा था, तभी आमने सामने ईरानियन बोट्स आ गई और वहां फायरिंग हो गई। और इसके रिटेलिएशन में क्या हुआ? ईरान ने डायरेक्टली अमेरिका पर हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने यूएई पर ड्रोन्स दाग दिए। देखते ही देखते एक सिंपल सा एस्कॉर्ट मिशन एक पूरे रीजनल एस्केलेशन में बदल गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट, द रियल गेम जो एक्चुअली यूएई में चल रहा है। अब आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, झगड़ा तो अमेरिका और ईरान का है, तो बीच में ये यूएई कहाँ से टपक पड़ा? यही तो द रियल गेम है दोस्तों। एक तरफ देखिए, यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे गल्फ नेशंस के पास एक्सट्रीम वेल्थ है। इनके पास विजन 2030 जैसे क्रेजी फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं और डेवलपमेंट बिल्कुल अपने पीक पर है। लेकिन दूसरी तरफ है इनकी जियोपॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी। उनके फुजायरा ऑयल फील्ड्स पर सीधे हमले हुए हैं। रियलिटी ये है कि ये अल्ट्रा रिच गल्फ स्टेट्स इन दो सुपर पावर्स के बीच में बिल्कुल एक सैंडविच की तरह फंस गए हैं। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान। ये देश डायरेक्टली किसी वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, बट इनकी फिजिकल लोकेशन ही इनको सबसे बड़ा टारगेट बना देती है। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि यूएई अमेरिका के लॉजिस्टिक्स और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उनके कंट्रोल के लिए एक एब्सोल्यूट बैकबोन है। अगर कल को यूएई ने अपना सपोर्ट हटा लिया ना, तो इस पूरे रीजन में अमेरिका की पकड़ लिटरली बहुत कमजोर पड़ जाएगी। और ईरान ये बात बहुत अच्छी तरह से जानता है। वो डायरेक्टली अमेरिकन बेसिस पर हमला करके एक फुल स्केल वॉर इन्वाइट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो यूएई की ऑयल फैसिलिटीज और उनके बैक एंड लॉजिस्टिक्स को हिट कर रहे हैं। सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, बिना डायरेक्ट वॉर लड़े सामने वाले के सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिस्टम को डैमेज करो। दिस ब्रिंग्स अस टू अ थर्ड सेक्शन, अमेरिका और ईरान का डायरेक्ट स्टैंड ऑफ। तो चलिए वापस चलते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के मेन कैरेक्टर्स पर। आखिर इनके बीच की नेगोशिएशंस फेल क्यों हो रही हैं? देखिए, ईरान की कंडीशन बिल्कुल क्लियर है। उनका कहना है कि पहले वॉर रोको, हमारी सॉवरेनिटी की गारंटी दो, तब जाके हम बातचीत करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ यूएस की कंडीशन इसके एकदम ऑपोजिट है। यूएस कहता है, पहले अपना यूरेनियम और न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज सरेंडर करो, उसके बाद ही वॉर रुकेगी। अब जब दोनों साइड्स एक दूसरे पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, एक डीप सीटेड डिस्ट्रस्ट का माहौल है, तो ऑब्वियसली कोई भी अपना पहला कदम आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। ये एक क्लासिक डेडलॉक है दोस्तों, जहां बातचीत टेबल पर आने से पहले ही खत्म हो जाती है। लेकिन सच बताऊं, अमेरिका के लिए भी इस डेडलॉक को ज्यादा लंबा खींचना कोई आसान काम नहीं है। उन पर इंटरनल प्रेशर्स बहुत ज्यादा हैं। इस वॉर में अमेरिका के अब तक लिटरली बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हो चुके हैं। उनके मिलिट्री वेपन्स के स्टॉकपाइल्स तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भले ही हजारों ट्रूप्स ग्राउंड पर रेडी खड़े हों, पर खुद उनके एक्सपीरियंस मिलिट्री जनरल्स अपने ही लीडर्स को लगातार वार्न कर रहे हैं कि इस प्रोलॉन्ग्ड ग्राउंड वॉर में फंसना एक बहुत बड़ी गलती होगी।
हिस्ट्री गवाह है, मिडिल ईस्ट में ग्राउंड इन्वेजन्स कभी भी किसी के लिए आसान नहीं रहे हैं। एंड नाउ हमारे इस चेस बोर्ड का चौथा हिस्सा, इजराइल के अपने डिमांड्स। तो एक तरफ अमेरिका ग्राउंड वॉर से बचना चाहता है, लेकिन इस पूरे गेम में एक और बहुत ही क्रूशियल वाइल्ड कार्ड प्लेयर है, और वो है इजराइल। देखो, इजराइल के लिए ये बाकी सब जियोपॉलिटिक्स एक तरफ है, उनके लिए ईरान की न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज सीधा सीधा एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, उनके वजूद पर खतरा। उनकी डिमांड बिल्कुल सिंपल और नॉन नेगोशिएबल है। जब तक ईरान के वेपन्स का टोटल एलिमिनेशन नहीं हो जाता, कोई पीस डील नहीं होगी। उनका मानना है कि लेबनान जैसी जगहों पर जो रीजनल ट्रूसेस हुए हैं वो टोटली इनइफेक्टिव हैं, क्योंकि हिजबोला जैसे प्रॉक्सीज वहां आज भी एक्टिव हैं। सो टेक्निकली इजराइल तब तक इस वॉर को रोकने के मूड में नहीं है जब तक ईरान पूरी तरह से डिसार्म ना हो जाए। Which brings us to the final section of our explainer. Proxy war or peace? तो अब इन सभी प्लेयर्स के मोटिव्स और उनकी स्ट्रैटेजीज को समझने के बाद एक ही बड़ा सवाल बच जाता है, फ्यूचर आखिर कैसा दिखने वाला है? वेल, द लाइकली रियलिटी इज कि एक मैसिव फुल स्केल ग्राउंड इन्वेजन शायद नहीं होगा, क्योंकि कोई भी सुपर पावर उस इमेंस कॉस्ट और रिस्क को उठाना नहीं चाहती। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल सुबह परमानेंट पीस आने वाली है। असलियत ये है कि ये जो कंटिन्यूस प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, लिमिटेड क्लैशेस हैं और आसमान से गिरते हुए ड्रोन्स का जो वॉरफेयर है ना, ये अब इस रीजन का एक परमानेंट न्यू नॉर्मल बन चुका है। डायरेक्ट आमने सामने की वॉर की जगह अब इन्हीं लिमिटेड स्ट्राइक्स के थ्रू पावर दिखाई जा रही है। और इसीलिए इस पूरे एक्सप्लेनर के एंड में मैं आपको एक बहुत ही पावरफुल और थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूँ। असली पावर आखिर किसके पास है? Who holds the real power? दोस्तों, क्या सच में पावर सिर्फ उनके पास है जो ये वेपन्स चला रहे हैं, या उनके पास जो लॉजिस्टिक्स और ऑयल कंट्रोल करते हैं, या फिर इन सब के पीछे काम करने वाली उस साइकोलॉजी ऑफ पावर के पास जो इन सभी देशों की ग्लोबल स्ट्रेटजीज को ड्राइव कर रही हैं? जियोपॉलिटिक्स की ये दुनिया वाकई बहुत फैसिनेटिंग है। मुझे उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको इन इवेंट्स को एक नए और एनर्जेटिक पर्सपेक्टिव से देखने का मौका दिया होगा। इस सवाल पर जरूर सोचना और दुनिया में चल रहे इन डीप करंट्स को समझने की ये क्यूरियोसिटी हमेशा जिंदा रखना। मिलते हैं आपसे अगले एक्सप्लेनर में।